नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की खबरें। नवनिर्मित डाइट भवन का पूर्व मंत्री व रीवा विधायक समेत सांसद ने किया लोकार्पण। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए नवनिर्माणाधीन जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट का रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल एवं सांसद जनार्दन मिश्रा ने लोकार्पण किया है। गुड़ चौक के समीप संचालित जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट का नवनिर्मित भवन बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जिसका भव्य लोकार्पण सोमवार को किया गया। इस दौरान एक पत्रिका का विमोचन भी किया गया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के अलावा सांसद जनार्दन मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल जी बानखड़े, अपर कलेक्टर इला तिवारी, डाइट प्राचार्य एनएम शर्मा के अलावा अन्य शिक्षकगण मौजूद रहे। ये चूँकि बेसिक, प्राथमिक और प्राइमरी शिक्षकों को तैयार करने की शिक्षा संस्थान है, इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि यदि शिक्षा के स्तर को सुधारे बिना हमारा बेहतरी नहीं हो सकती, तो इस संस्थान की कितने शर्मा जी लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि यहाँ पर जो कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो दूर हो जाए, और इसीलिए 1.5 करोड़ की बिल्डिंग मंजूर हो गई, बन के तैयार हो गई। और हम सबको मुझे लगता है कि मिशन की तरह इस शिक्षण की व्यवस्था को सुधारने के लिए अपने सुझाव भी देने चाहिए। उन्होंने बताया कि शोध का काम भी हमारा मुख्य काम रहता है, और सांसद जी बता ही रहे थे कि जो नई शिक्षा नीति बनी है 2020 में, उसमें शोध को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। शोध इस बात का कि किस तरीके से हम शिक्षण की व्यवस्था को बेहतर करें, उसमें जो तैयार होने वाले शिक्षक हैं उनके अंदर हम वो मिशनरी भाव कैसे पैदा करें, जुनून, औपचारिकता नहीं, वो जुनून की। क्योंकि हम लोगों ने देखा है पहले जो, और वर्तमान में भी आप हैं, मैं सबके ऊपर उंगली नहीं उठाता, लेकिन कभी कभी कुछ लोग औपचारिकता में नौकरी करते हैं और कुछ लोग जुनून के साथ नौकरी करते हैं। जो लोग जुनून के साथ नौकरी करते हैं उनको इस बात में संतोष रहता है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी आज बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में हिस्सा लेते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। और जो लोग औपचारिकता में नौकरी करते हैं वो हमेशा इसमें रहते हैं कि शिक्षण के अलावा यदि कोई और दूसरा काम मिल जाए प्रशासनिक, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बीआरटीसी बन जाएं, हम कोई ऐसी जगह पहुंच जाएं, उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। आपके अंदर यदि प्रशासनिक क्षमता है तो आपको खुद ही प्रशासन जो है पकड़ के और प्रशासन के काम में लगाएगा। लेकिन आपका अपना मूल काम है उन विद्यार्थियों के भाग्य को बनाना जो हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। थोड़ी सी चूक से बड़ी दुर्घटना हो जाती है, और थोड़ी सी सावधानी से मस्तक गर्भ से ऊंचा उठ जाता है। इसमें कोई दौरा नहीं कि आने वाले दिनों में रीवा मध्य प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के सबसे बेहतर जिला बन के उभरेगा। कोई रोक नहीं सकता है, रीवा चल पड़ा है। अब जो चीज़ चल पड़ती है वो आगे ही जाती है, तो रीवा में वो मोमेंटम आ गया है। अब यदि हम चाहें भी कि रीवा की विकास को रोक ले तो रोक नहीं सकते, अब चल पड़ा है। लेकिन यदि शिक्षा के क्षेत्र में उसी फ्रीक्वेंसी में, शिक्षा के क्षेत्र में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कोई कमी नहीं रहेगी 1-2 साल में। जहाँ पे भवन नहीं है भवन बन जाएगा, जहाँ उन्नयन नहीं है उन्नयन हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जो आत्मा है भवन की, शिक्षा की, शिक्षक जिनको आप तैयार कर रहे हैं वो किस प्रकार से तैयार हो रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। मैं तो वास्तव में अभिनंदन करता हूँ आप सबका कि आप सिर्फ शिक्षक नहीं हैं, आप शिक्षक तैयार करने वाले शिक्षक हैं। इस विद्यालय की स्थापना हुई थी और आवश्यकता के अनुसार इसके स्वरूप में परिवर्तन होता गया, और आज की जो परिस्थिति है वो युग परिवर्तन की दहलीज पर हम खड़े हैं। समय की मांग थी 4 क्षेत्रों पर, शिक्षा नीति पर,
लगभग 28 साल से काम चल रहा था, शिक्षा नीति नहीं बन पा रही थी। न्याय प्रणाली और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 22 साल से प्रक्रिया चल रही थी, वो लटकी हुई थी। श्रम नीति पर 90 से कमीशन पर कमीशन बैठ रहे थे, श्रम नीति इस देश की नहीं आ रही थी। और कृषि नीति तो लगभग 30 साल 35 साल से कृषि नीति कैसी हो, इस पर विचार चल रहा था, वो भी नहीं आ पा रही थी। लेकिन युग की आवश्यकता है, युग की आवश्यकता थी कि इस देश को नई नीतियों पर, जो ये 4 प्रमुख समाज को संचालित करने वाले, अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाले क्षेत्र हैं, ये किधर जाएं, इस पर निर्णय लेने का समय आया। और निर्णय हुआ, नई शिक्षा नीति घोषित हुई। उस शिक्षा नीति का विरोध भी हो रहा है, कई जगह तमिलनाडु में विरोध हो रहा है, व्यापक विरोध हुआ। कई भिन्न सोच वाले बुद्धिजीवियों ने भी शिक्षा नीति का विरोध किया। लेकिन जो शिक्षा नीति आई है, उससे इस देश का 99% अध्यापक और विद्यार्थी सहमत हैं। 16 दिसंबर को रीवा आएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। रीवा में होने वाले संभागीय किसान सम्मेलन में होंगे शामिल। यह जानकारी रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए दी और बताया कि इस किसान सम्मेलन में शामिल होने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी रीवा पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि पूरे देश में 100 सभाएं करेंगे, किसान सम्मेलन पूरे देश में, जिसमें मध्य प्रदेश में 7 जगह होगी किसान सम्मेलन होंगे। रीवा और शहडोल संभाग को मिला के रीवा में है। इसी प्रकार से उज्जैन में, इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में किसान सम्मेलन है। और रीवा में 16 तारीख निश्चित हुई है। एनसीसी के ग्राउंड में 11 बजे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी आएंगे और वहाँ पर किसान सम्मेलन में वो किसान कानून में क्या प्रावधान है और क्या भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी और वो लोग जो किसानों के और बाज़ार के बीच में अपनी रोटियां सेकने का काम करते रहे हैं, जिनको तकलीफ़ हो रही है, वो लोग किस तरह से भ्रम फैला रहे हैं, इसका पूरा पर्दाफाश वहाँ पर वो करेंगे और इसके लिए किसान सम्मेलन का आयोजन है। मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। यह बात कही है रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल कुंज में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि देश की आजादी के बाद से किसान लगातार अपनी खुशहाली एवं उन्नति के लिए तरस रहा था, किंतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक कानून बनाकर किसानों की उन्नति एवं अवनति का एक बड़ा मार्ग प्रशस्त किया है। इस बिल के आने से जहां किसान को अपने उत्पादन का सही मूल्य निर्धारण करने और उसे अपनी इच्छा के अनुरूप बिक्री करने की आजादी होगी, वहीं इसके कई फायदे और भी जो किसानों को मिलेंगे। साथ ही श्री शुक्ल ने कृषि बिल के कानूनी प्रावधानों के संबंध में भी जानकारी दी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि कृषि बिल में पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, दूसरा है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 तथा तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस विधेयक के जरिए एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा विकसित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे दलाली प्रथा पर रोक लगेगी, जिसका सीधा फायदा भी किसानों को मिलेगा। साथ ही कृषि प्रधान देश होने का सही मायने में देश के किसान को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा कांग्रेस को भी पूर्व मंत्री ने आड़े हाथों लिया और कहा कि इनका दोहरा चरित्र किसानों एवं समाज के सामने उजागर हो चुका है। श्री शुक्ल ने यह भी कहा कि जितने भी देश हित में फैसले लिए जाते हैं, उन सब का विरोध कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाता है, फिर चाहे वो नागरिकता संशोधन कानून की बात हो
या कश्मीर से धारा 370 हटाने की या फिर 3 तलाक या चाहे वो भव्य राम मंदिर निर्माण की ही बात क्यों न हो, हर राष्ट्रीय मुद्दे पर कांग्रेस ने देश का वातावरण खराब किए जाने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, अन्य बिंदुओं पर भी श्री शुक्ल ने विस्तार से चर्चा की और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल को किसानों के हित में बताया और उससे होने वाले लाभ के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। आज की पत्रकार वार्ता जो है वो किसानों के संबंध में जो कानून संसद से पास किया गया है उसको लेकर है। ये कानून भारत की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को परेशानी से उबारने के लिए इसको वैधानिक रूप दिया है। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से ही किसानों की हालत को लेके लगातार सभी वर्ग के लोग चिंता व्यक्त करते रहे। सिंचाई के साधन बढ़ाए गए, बिजली की सप्लाई बढ़ाई गई, खाद और बीज की उपलब्धता को सुनिश्चित किया। उसके बावजूद भी ऐसा लगता था कि किसानों की उपज के मूल्य को लेकर समर्थन मूल्य के बाद भी, खरीदी केंद्रों की व्यवस्था के बाद भी, मंडियों की व्यवस्था के बाद भी इसमें विशेष सुधार की आवश्यकता है, जिससे किसानों को मुक्त बाज़ार की सुविधा मिले, एक राष्ट्र एक बाज़ार की अवधारणा स्थापित हो सके, किसान अपने ज़मीन पर खुद या किसी का सहयोग लेके उसमें फसल पैदा करे और उसको जहां बेचना चाहे वहां बेच सके। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको मालूम पड़ सके कि उसके उपज का मूल्य आंध्र प्रदेश में क्या है, तमिलनाडु में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है, भोपाल में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है। इन सब चीज़ों की सुविधाओं से यदि किसानों को युक्त कर दिया जाएगा तो फिर सिंचाई, बिजली, खाद, बीज, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना के अलावा भी उनको एक ऐसी सुविधा मिलेगी जो उनको समृद्धशाली और गरीबी से मुक्ति दिलाने वाली व्यवस्था स्थापित हो सकेगी। और इसलिए जैसा हमारी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उलझे हुए मामले को सुलझा रही है। धारा 370 और 35 से समाप्त करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ज़रूरी काम था। इसी प्रकार से 3 तलाक को समाप्त करके मुस्लिम महिलाओं को राहत देने वाला काम भी कोई छोटा काम नहीं था। अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बने, कितने लंबे समय से देश को उलझा के रखा हुआ था इस मुद्दे ने, और कितनी सहजता के साथ ये मामला निपटा। ये सरकार की कुशलता का परिचायक है। और इसी प्रकार से ये मुद्दा भी है। बार बार कहा जा रहा है कि खरीदी केंद्र समाप्त नहीं होंगे, एपीएमसी एक्ट अपने पहले की तरह एपीएमसी लागू रहेगा, मंडियां स्थापित रहेंगी और उसके बाद भी अतिरिक्त सुविधाएं देने के लिए किसानों को ये व्यवस्था लागू की गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि पंजाब और हरियाणा के वो लोग जो किसानों के लाभ में से दलाली खिलाने का काम करते रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टियों का गठबंधन हो गया है और वो इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। उस भ्रम को दूर करना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि किसानों के भविष्य का सवाल है, उनकी गरीबी से उनको मुक्ति दिलाने का सवाल है। मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब इस किसान सम्मेलन को के विषय को जो हमने आपको दिया है, इसमें वो सारे मिथक हैं। हमारा पहले प्रेस नोट है, उसके बाद वो मिथक है, क्योंकि कई दौर की चर्चा पिछले 10 दिन से हो रही है। आप लोग देख रहे हैं, टीवी में आ रहा है, किसानों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, वहाँ पर 3-3 मंत्री उनके साथ बैठक कर रहे हैं। उनकी जो ऐसी मांगे हैं जिस पे वो बातें करते हैं उसको वो स्वीकार कर लेते हैं। जैसे वो कहते हैं कि एसडीएम कोर्ट में नहीं, यदि कोई किसी से किसान ने करार कर लिया ज़मीन चली जाएगी, तो बताया गया भाई ज़मीन नहीं जाएगी, क्योंकि ज़मीन का एग्रीमेंट करने का इस कानून में प्रावधान ही नहीं है। फसल का एग्रीमेंट होगा, ज़मीन के टाइटल से संबंधित कोई एग्रीमेंट होना नहीं है। जब ये स्पष्ट कर दिया जाता है तो कहते हैं यदि कोई विवाद होगा तो एसडीएम कोर्ट में जो दिया गया है उसको
सिविल कोर्ट में किया जाए। तो उनको ये बताया गया कि एसडीएम कोर्ट को करने के पीछे उद्देश्य ये था कि किसानों के सबसे नज़दीक यदि कोई अदालत है तो एसडीएम है। यदि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा तो उसमें सरकार की ओर से ये बाध्यता नहीं है कि फैसला जल्दी हो, लेकिन फिर भी यदि आप कहते हो तो हम इसका भी प्रावधान कर देते हैं। ये तमाम चीज़ें बताने के बावजूद भी गतिरोध समाप्त करने को वो तैयार नहीं है और एक ऐसा अवसर है जो उनके तरक्की से जुड़ा हुआ है, उसमें बाधा पैदा करने की जो कोशिश हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता इसलिए नहीं है कि जनता, देश भर के किसान इस कानून के पक्ष में है। अभी बिहार में चुनाव हुआ, यदि किसान इससे खिलाफ होते तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता कैसे मिलती। राजस्थान में चुनाव हुए और ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव हुए, वहाँ के किसानों ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो इसलिए देश का किसान इस बिल के पक्ष में है, अपना भविष्य सुनहरा देख रहा है। लेकिन जिन लोगों को तकलीफ़ है अपने स्वार्थ के कारण, चाहे वो राजनीतिक स्वार्थ हो चाहे वो आर्थिक स्वार्थ हो, अपने स्वार्थों के कारण इस बिल में बाधा पैदा करने की और लोगों को भ्रमित करने की उसी प्रकार से कोशिश कर रहे हैं जिस प्रकार से धारा 370 और 35 में उन्होंने कोशिश की थी। जिस तरह से अन्य राष्ट्रीय मुद्दों जो देश के लिए ज़रूरी थे उसमें की थी, उसी प्रकार से इसमें कर रहे हैं, जिसको सफल नहीं होने दिया जाए। महिलाओं द्वारा पुलिस की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से हो रहा है वायरल। पुलिस की बेबसी और महिलाओं के इस साहस को देख आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वायरल हो रहे सोशल मीडिया में इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि पुलिस कर्मचारियों का कॉलर पकड़कर इन महिलाओं द्वारा डंडे से खदेड़ा जा रहा है। इसकी मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि हनुमाना पुलिस अवैध रेत से लदे हाईवा का पीछा करते हुए अपनी सीमा पार कर सीधी जिले के हरदी गांव तक पहुंच गई और हाईवा चालक से सांठगांठ शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए आसपास की महिलाएं इकट्ठा होकर पुलिस के साथ झूमा झटकी व मारपीट तक करने लगी। इस दौरान घटनास्थल पर थाना प्रभारी की गाड़ी भी मौजूद रही। आप देख सकते हैं वायरल वीडियो में किस तरह से महिलाओं ने पुलिस को लठ लेकर दौड़ाया है। हम छोड़ेंगे नहीं आपको, हम नहीं छोड़ेंगे। सीधी जिला कैसे करोगे हमारे साथ में? निकाल रहे हो आप, कैसे काम कर रहे हो? गलत हो रहा है। हमारे घर में घुस कर क्या हुआ है? गलत बात है, हमारे घर में गलत बात है रवि, समझी, ये गलत बात है। हमारा घर नंजा का जी, हमारा घर नंजा का नहीं, हमारा घर नंजा का नहीं, हमारा घर नंजा का जी बताओ। हमारे घर गाड़ी में है क्यों हमारा घर में आए? हमारे घर में गाड़ी में छोड़ जाए, छोड़ो भैया, हमारे घर में आए, हमारे साथ अरे लगता है हमसे हमारा गहना छोड़ा कर लेके चल रहा है। अरे ऐसे नहीं लगता यार। हमारे साथ हमारे घर में था गाना जो सड़क लग जा रहा है घर में। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा, क्योंकि कानून और पुलिस दोनों देश व समाज की रक्षा के लिए हैं, परंतु चंद रुपयों की लालच में रक्षा करने वाले पुलिस भक्षक बनकर आम जनता को लूटने और वसूली करने में इतनी मशगूल हो चुकी है कि इन्हें कानून और वर्दी का भी कोई लिहाज ना रहा। इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने में आती हैं, जिसमें पुलिस अपनी वर्दी का रौब झाड़कर लोगों से खुलेआम वसूली करती है। परंतु इस वीडियो में जो देखा जा रहा है उसमें मामला उल्टा पड़ गया, जिसमें वसूली करने गई पुलिस को ही मुंह की खानी पड़ी। रात्रि गश्त और इलाका भ्रमण में था, तो ये जो लोग पिपराही में आरक्षक थे, जो कथित इलाका हरदी गांव है, बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ, रोड से लगा हुआ अपने इलाके के। तो आरक्षक से मेरे वीडियो के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया। तो आरक्षक ने अपना स्पष्टीकरण दिया कि
वहाँ तिराहा पर रेत से लोड ट्रक जा रहे थे, जिनको रोका गया, रुके नहीं तो भाग दिए, तो पीछे गए तो एक घर में चले गए, जहाँ पर उन्होंने ट्रक वाले को डांटा और घर वाले का ये हुआ कि ये विवाद कर रहे हैं, तो घर वालों ने अपने लिए समझा और इसलिए उनसे थोड़ा सा उनसे झूमाझट की जैसे दृश्य दिख रहे हैं, और वसूली जैसा कोई विषय नहीं, मैं नहीं था, मैं यहीं था, हनुमाना में था, और ये गाड़ी लेके भ्रमण में थे, लेकिन वहाँ कैसे पहुँचे इस बात का स्पष्टीकरण दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट दी गई है कि इन्होंने इस तरह से गाड़ी ले जा करके स्वेच्छाचारिता की है। नहीं, मारपीट की कोई बात आरक्षक ने नहीं बताई, उसके साथ कोई मारपीट की गई हो, कहा सुनी हुई है। अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मामला सिमरिया थाना क्षेत्र का। सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत 29 नवंबर को हुई अंधी हत्या का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कल्लू और लक्ष्मीकांत नामक 2 व्यक्तियों ने प्रहलाद की हत्या की थी, जिसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया। घटना के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने जानकारी दी और बताया कि घटना के पश्चात मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए आरोपी कल्लू एवं लक्ष्मीकांत को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक विवाद शराब पीने को लेकर किया गया। इसी विवाद को लेकर प्रहलाद के सिर पर पत्थर पटक कर हत्या की गई और साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया। ये 29 तारीख को पुलिस को सूचना मिली थी कि सतना रोड पर एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने जाकर मौके पर तस्दीक किया तो लग रहा था कि उसकी हत्या किसी के द्वारा कर दी गई है। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करके मामले को विवेचना में लिया था और मामले की विवेचना के बाद लगातार पुलिस उसमें अज्ञात मर्डर के केस में पूछताछ कर रही थी। कई लोगों से पुलिस के द्वारा पूछताछ करने के बाद, कई चरणों में पूछताछ करने के बाद ये निकल के आया कि 2 व्यक्ति, एक कल्लू और एक लक्ष्मीकांत के द्वारा मृतक प्रहलाद की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए उसके शव को जला दिया था। दोनों आरोपियों ने आरोप स्वीकार कर लिया है। चश्मदीद साक्षियों ने ये बताया है कि हाँ, घटना इनके द्वारा की गई है। मामला अभी भी विवेचना में है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बजे रात्रि में बता रहे कि 28 तारीख घटना, जिस दिन पुलिस को सूचना मिली 29 को, उसके एक दिन पहले रात्रि में मृतक ने और उसके दोनों साथी और इसके अलावा 1-2 लोग और थे, उनके साथ मिलकर दारू पी गई। दारू पीने के बाद फिर जो मृतक प्रहलाद था वो थोड़ा सा उत्तेजित हो गया कि मैंने इतनी दारू पिलाई आपको और आप लोगों के द्वारा मुझे मुर्गा नहीं खिलाया जा रहा, इस तरह के तथ्य आए हैं। उसी बात को जब वो सबसे पहले मृतक ने आरोपियों के साथ हाथापाई करना शुरू कर दी, फिर आरोपियों के द्वारा मृतक को मारा गया और उसके बाद उसके ऊपर पत्थर पटक के उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए उसको जला दिया। किसान बिल के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर कार्यालय में सौंपा गया ज्ञापन। किसान बिल का विरोध जताते हुए 14 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पारित किसान बिल को वापस किए जाने की मांग की गई। बिल को वापस कराने कई राजनीतिक दलों समेत किसान संगठनों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को किसान संगठनों के साथ साथ कई राजनीतिक दलों समेत अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली गई और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया है। इस दौरान प्रमोद प्रधान, राष्ट्रीय किसान मजदूर नेता भागवत पांडे, रामायण सिंह, किसान नेता सुब्रतमणि त्रिपाठी, शिव सिंह, कुंवर सिंह, रामजीत सिंह के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हाँ, हमारा किसानों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। उसी तारतम्य में हम रीवा जिले में संयुक्त किसान संगठन कर रहे हैं। कितने संगठन हमारे यहाँ पर 4 संगठन है। मध्य प्रदेश किसान सभा, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, भारतीय किसान यूनियन और राघवेंद्र संघर्ष। हमारी मांगें मात्र 1.5 मांग है हमारी। एक मांग है कि किसान बिल वापस हो और समर्थन मूल्य का हमें कानूनी अधिकार चाहिए। सरकार अपने हिसाब से कह रही, लेकिन जो हमें पुराने अनुभव है अपने, सरकार तो ये भी कह रही थी कि नोटबंदी से फ़ायदा हुआ, आप सारा देश ने देखा। सरकार ये भी कह रही थी कि जीएसटी से फ़ायदा होगा, सारा देश देखा। सरकार ये भी कह रही थी कि अच्छे दिन आए, सारे लोगों ने देखा। लेकिन किसान तो अधिकार चाहता है। यही तो गड़बड़ी है ना साथी, कि वो कह रहे हैं कि एमएसपी का अधिकार हम देना चाहते हैं। हम मांग रहे हैं कि एमएसपी का हमें कानूनी अधिकार दो। सीधी बात है। इसमें सरकार पीछे हट रही है। यही तो लड़ाई के बाद हम कानूनी अधिकार मांग रहे हैं। एमएसपी का कानूनी अधिकार मांग रहे हैं। यही हमारी मुख्य मांग है।
सरकार ये कह रही है कि किसानों का ये जो आंदोलन है ये दूसरे दल के नेताओं ने हाईजैक कर लिया। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने हाईजैक नहीं किया है। पूरे देश के भाजपा छोड़ करके सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन हमारा समर्थन कर रहे हैं, ना कि हाईजैक किए।